हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम रिवाइज करेंगे मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 173 जो कि है मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, जिसका सब सेक्शन 1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए बोर्ड मीटिंग की, कितना गैप होना चाहिए, कितने टाइम लिमिट में होनी चाहिए। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी जैसे ही इनकॉर्पोरेशन की डेट है उसके विद इन 30 डेज़ के अंदर पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए कंपनी की। सब्सीक्वेंट बोर्ड मीटिंग जो है एक पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में 4 होनी चाहिए, एंड जो गैप है दोनों में वो शैल नॉट बी मोर देन 120 डेज़ होना चाहिए, यानी 120 डेज़ या उससे कम का गैप होना चाहिए दो बोर्ड मीटिंग के बीच में, और एक साल में 4। और कौन सा साल? कैलेंडर ईयर है ये, ओके। यानी ये जो ईयर है वो कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर नहीं है। एंड एग्जामेशन दिया गया है सर्टेन कंपनीज़ को, एंड कुछ में मॉडिफाई भी किया गया है। तो ये जो कंपनीज़ है 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, एंड एक और ऐड हो गई है स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, ओके। तो स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी जो है, इनके लिए ये वाला पर्टिकुलर सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता। इनके लिए अलग लिमिट्स दे रखी है। इसमें कहा गया है कि एक बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, यानी एक कैलेंडर ईयर में 2 हाफ होते हैं, तो ईच हाफ में एक एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। एंड दोनों में जो गैप है वो मस्ट नॉट बी लेस देन 90 डेज़, यानी 90 डेज़ या इससे ज़्यादा का गैप होना चाहिए, इससे कम का गैप नहीं होना चाहिए। एंड ऐसी ओपीसी जिसमें ओनली 1 डायरेक्टर है उसको एग्जेम्प्ट किया गया है टोटली, उसको मीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज ओनली 1 डायरेक्टर है। एंड सेक्शन 8 कंपनी जो है उसके लिए कहा गया है कि शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग विद इन एवरी 6 मंथ, ओके। यानी हर 6 महीने में एक मीटिंग हो जानी चाहिए। गैप वगैरह कुछ भी नहीं कहा गया है, बस कंडीशंस है 137 एंड 92 में कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, ओके। एंड प्राइवेट कंपनी का मैंने बता ही दिया आपको कि ऐड किया गया है स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी ओनली, है ना। नेक्स्ट इज़ पार्टिसिपेशन बाय डायरेक्टर। किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, यानी किस तरह से अटेंड करेंगे, इन पर्सन यानी खुद जाकर, या फिर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसकी डेफिनेशन आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे, एंड अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। बट रूल 3 कंप्लाई होना चाहिए। रूल 3 आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो कंप्लाई होना चाहिए, वो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो या फिर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू हो, रूल 3 कंप्लाइड होना चाहिए। एंड ये जो ऑडियो विजुअल मीन्स है इसमें 2 कंडीशंस दे रखी है कि रिकॉर्डिंग होनी चाहिए एंड रिकॉग्नाइज होना चाहिए पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर ने पार्टिसिपेट किया उसका प्रूफ क्या है, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, एंड साथ ही साथ वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि वो कौन सा डायरेक्टर है, राइट, उसका फेस वगैरह सब रिकॉग्नाइज होना चाहिए। एंड रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग द प्रोसीडिंग्स, यानी जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको रिकॉर्ड तो करना ही है, साथ में स्टोर भी करके रखना है अप टू जैसे ही ऑडिट होगा इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का, तब तक जैसे ही ऑडिट कंप्लीट होगा उससे पहले तक आपके पास स्टोर रहना चाहिए वो पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग, ओके। एंड ये जो रूल 4 है ये ओमिट हो चुका है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज अब सारे मैटर्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रूल 3 जो हमने वहाँ पे पढ़ा था, ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू अगर अटेंड करते हैं देन रूल 3 कंप्लाई होना चाहिए। रूल 3 कई बार आया था, तो रूल 3 ये है, ओके। तो रूल 3 में टोटल 17 पॉइंट्स थे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको चेक करना है कि किसी भी तरह का फेलियर नहीं हो, उसको सारे नेसेसरी अरेंजमेंट्स करने हैं। सेकंड पॉइंट इज़ चेयरपर्सन प्लस कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किन चीज़ों के बारे में, इंटीग्रिटी ऑफ द मीटिंग, यानी सफिशिएंट सिक्योरिटी होनी चाहिए एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स होने चाहिए, एंड एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बिकॉज डायरेक्टर के पास लैपटॉप है बट कंपनी के पास वो मीडियम ही नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप ही नहीं किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, देन उस केस में डिफ़िकल्टी आएगी। तो इसीलिए उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरपर्सन एंड कंपनी सेक्रेटरी की है। एंड रिकॉर्ड करना है प्रोसीडिंग्स को, एंड साथ ही में प्रिपेयर करने हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग, एंड टू स्टोर एंड सेफ कीपिंग एंड मार्क टेप रिकॉर्डिंग्स, एंड कब तक रखना है उसको, एटलीस्ट बिफोर द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, जो कि मैंने बताया था। एंड नो पर्सन अदर देन कंसर्न डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर के अलावा किसी भी पर्सन के पास एक्सेस नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर मीटिंग का थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ऑडियो विजुअल मीन्स। एंड टू एंश्योर दैट पार्टिसिपेंट्स अटेंडिंग मीटिंग एबिलिटी टू हियर एंड सी, यानी वो एबल होने चाहिए टू हियर एंड सी, यानी वो देखें भी एंड साथ ही साथ उसको सुनाई भी देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ओनली वीडियो चल रहा है, उनको वो दिख रहा है बट आवाज़ नहीं आ रही है, या फिर आवाज़ आ रही है सिर्फ, या फिर ओनली आवाज़ आ रही है एंड वीडियो नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों होने चाहिए, हियर एंड सी।
नेक्स्ट इज़ नोटिस के बारे में कुछ चीज़ें दे रखी है कि नोटिस सारे डायरेक्टर्स को जाएगा एंड नोटिस में इन्फॉर्म किया जाएगा डायरेक्टर को कि ऑप्शन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी, एंड जो भी डायरेक्टर पार्टिसिपेट करना चाहता है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो कम्युनिकेट करेगा सबसे पहले चेयरपर्सन से या फिर कंपनी सेक्रेटरी से, एंड डायरेक्टर को अगर पार्टिसिपेट करना है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रायर इंटीमेशन देगा उस पर्टिकुलर चेयरपर्सन को, ओके, ताकि कंपनी को पता रहे जो भी नेसेसरी सूटेबल अरेंजमेंट्स करना है उस पर्टिकुलर डायरेक्टर के लिए, जो भी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराना है उसको वो करा देगा। नेक्स्ट इज़ एनी डायरेक्टर जो एक पर्टिकुलर ईयर के लिए डिक्लेरेशन देना चाहता है तो वो वैसे भी कर सकता है, एक पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर के लिए डिक्लेरेशन दे सकता है। एट द बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर वो क्या करेगा, डिक्लेरेशन दे देगा कि मैं इस साल की सारी मीटिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करूँगा। देन उस केस में बार बार रिपीटेटिव डिक्लेरेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर उसने डिक्लेरेशन दे दिया है देन ऑल्सो वो अटेंड कर सकता है फिजिकली आके, यानी इन पर्सन आके भी वो अटेंड कर सकता है, उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको। एंड अगर उसने इंटीमेशन नहीं दिया है देन ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि वो जो पर्टिकुलर डायरेक्टर है वो इन पर्सन आके ही मीटिंग अटेंड करेगा। नेक्स्ट इस प्रोसीजर दे रखा है रोल कॉल का। तो रोल कॉल का बेसिकली अटेंडेंस से रिलेटेड आप समझ सकते हैं, जैसे अटेंडेंस होती है स्कूल में वैसे ही वहाँ पे रोल कॉल कहते हैं। तो चेयरपर्सन जो है वो करेगा रोल कॉल, एंड जो भी डायरेक्टर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड कर रहा है उसका नाम, उसकी लोकेशन की कहाँ से वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको एजेंडा मिला है या फिर नहीं, और रेलेवेंट मटेरियल्स जो भी प्रोवाइड किए गए हैं उसको या नहीं। रेलेवेंट मटेरियल्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, बिकॉज इसीलिए उसको प्रायर इंटीमेशन देना पड़ता है ताकि पहले ही सारे मटेरियल्स उसको प्रोवाइड करा दिए जाएँ। एंड उस पर्टिकुलर डायरेक्टर के अलावा तो कोई एक्सेस नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें नोट करेगा कौन, चेयरपर्सन, प्लस रोल कॉल भी, अटेंडेंस भी लेगा एक एक डायरेक्टर की। आफ्टर द रोल कॉल क्या करेगा, वो नेम्स जो भी हैं लिखेगा, किन के जो भी पर्सन अदर देन डायरेक्टर प्रेजेंट थे एंड उनकी परमिशन थी या नहीं, ओके, प्रायर परमिशन ऑफ चेयरपर्सन थी या नहीं। नेक्स्ट इस काउंटिंग ऑफ कोरम की बातें दे रखी है कि वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर रहे हैं डायरेक्टर्स उनको भी काउंट किया जाएगा कोरम में, अनलेस में कह रखा है कि वो उसको एक्सक्लूड करना है, ओके, लाइक अगर उस पर्टिकुलर मीटिंग में जो भी एजेंडा है उसमें वो डायरेक्टर इंटरेस्टेड है देन उसको हटा दिया जाएगा कोरम से, ओके, कोरम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड जो भी चेयरपर्सन है वो क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि कोरम जो है यानी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अटेंड एट मीटिंग वो थ्रू आउट द मीटिंग होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो स्टार्टिंग में आके रोल कॉल के टाइम एंड बाद में वो चले गए, ओके, थ्रू आउट द मीटिंग वो होने चाहिए उस पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग में। नेक्स्ट इज जो शेड्यूल्ड वेन्यू है वो नोटिस में लिखा होना चाहिए यानी मेंशन होना चाहिए। एंड जो डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर रहे हैं तो ये ऐसा मान लिया जाएगा कि उन्होंने साइन कर दिया है इफ़ दे हैव गिवन देयर कंसेंट टू दिस इफेक्ट, ओके, एंड रिकॉर्ड भी हो चुके हैं वो मिनट्स में, यानी वो इन्होंने अगर कुछ कंसेंट दी है देन वो स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स वगैरह है उनमें साइन होंगे उन पर्टिकुलर डायरेक्टर्स के भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आए हैं। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी वो जो पार्टिसिपेंट बोल रहा है कुछ भी स्पीक कर रहा है देन उसको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हाँ स्क्रीन में कि वो खुद बोल रहा है एंड उसकी जो इमेज है वो भी दिखनी चाहिए, ओके, यानी ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर पर्सन बोल रहा है। नेक्स्ट इज़ कोई भी स्टेटमेंट अगर इंटरप्ट हो गया या गार्बल्ड हो गया देन उस केस में चेयरपर्सन या फिर कंपनी सेक्रेटरी रिक्वेस्ट करेंगे कि रिपीट करें आप वापस। एंड ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ मोशन, किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन आया अगेंस्ट द मोशन देन उस केस में क्या होगा, वोट होगा, राइट। एंड चेयरपर्सन जो है कॉल द रोल एंड नोट करेगा वोट ऑफ ईच डायरेक्टर, यानी एक एक डायरेक्टर का वोट जो काउंटिंग होती है बेसिकली वो होगी। एंड अपना भी एक वो कास्टिंग वोट देगा, ओके, चेयरपर्सन के पास कास्टिंग वोट होता है एक खुद का। नेक्स्ट इज नो एक्सेस टू अनऑथराइज पर्सन, यानी कोई भी पर्सन ऑथराइज नहीं है टू अटेंड द मीटिंग देन वो अटेंड नहीं कर सकता, ओके, यानी उसके पास एक्सेस नहीं होनी चाहिए उस पर्टिकुलर मीटिंग की। तो अटेंड कौन कौन कर सकते हैं, बेसिकली चेयरपर्सन, डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी या फिर एनी अदर पर्सन जिसकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है बाय बोर्ड, वो ही अलाउ करेंगे, मतलब एक्सेस कर पाएंगे उस पर्टिकुलर प्लेस पे। एंड साथ ही साथ थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी वही अटेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट इज समरी ऑफ डिसीजन, यानी चेयरपर्सन जो है वो अनाउंस करेगा जो भी समरी है
डिसीजंस की, जो भी डिसीजंस लिए गए उसकी एक समरी अनाउंस कर देगा अलॉन्ग विथ ऑल द डायरेक्टर्स जो अगेंस्ट में थे उस पर्टिकुलर डिसीजन के, यानी उसको डिसेंटेड डायरेक्टर्स कह सकते हैं। ओके, तो उनके नाम के साथ साथ समरी अनाउंस कर देगा। एंड प्रिजर्व किए जाएंगे ड्राफ्ट मिनट्स टिल देयर कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन कैसे मिलेगी? पहले सर्कुलेशन होगा। सर्कुलेशन कब होगा? मीटिंग के 15 दिन के अंदर अंदर सर्कुलेट करना है अमंग ऑल डायरेक्टर्स थ्रू इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, जो भी बोर्ड डिसाइड करेगा उसके हिसाब से। फिर कन्फर्मेशन आएगी उनके डायरेक्टर्स से विद इन 7 डेज़ और रीज़नेबल टाइम जो भी डिसाइड करेगा बोर्ड। तो उनकी कंफर्मेशन जब आएगी उसके बाद क्या होगा? मिनट्स जो है वो एंटर किए जाएंगे मिनट्स बुक में एंड साइन किए जाएंगे बाय चेयरपर्सन। ओके, तो ये सिंपल से पॉइंट्स थे 17 रूल 3 में। तो ये रूल 3 हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट नीचे सिंपल सी बात दे रखी है कि अगर बोर्ड मीटिंग्स जो भी होती है थ्रू आउट द कैलेंडर ईयर, उसमें क्या सारी बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर को आना पड़ेगा? तो आंसर इज़ ऑब्वियसली नो। बट अगर वो कंटिन्यूस एब्सेंस होता है किससे? बोर्ड मीटिंग से, कब तक? फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ विद और विदाउट सीकिंग लीव, देन उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा। ये हमने पढ़ लिया था सेक्शन 167 में। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 जो कि है नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। तो पीरियड ऑफ नोटिस कितना है? एटलीस्ट 7 डेज नोटिस इन राइटिंग, यानी जब मीटिंग होगी उसके एटलीस्ट 7 डेज बिफोर देना पड़ेगा। ओके, उससे ज़्यादा पहले दे सकते हैं बट एटलीस्ट 7 डेज बिफोर नोटिस देना पड़ेगा। किसको? टू ऑल द डायरेक्टर्स बाय हैंड डिलीवरी, बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। लेस देन 7 डेज अगर नोटिस दे सकते हैं, यानी शॉर्टर नोटिस दे सकते हैं बट कंडीशंस होनी चाहिए। अगर अर्जेंट बिजनेस है तो एंड एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर प्रेजेंट नहीं है देन जो डिसीजंस लिए गए हैं वो सर्कुलेट किए जाएंगे टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड शैल बी फाइनल ओनली ऑन रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, यानी ये साइड वाला बॉक्स जो है ये कब अप्लाई होगा? अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस पर्टिकुलर मीटिंग में नहीं आता है, उसका एब्सेंस है उस पर्टिकुलर मीटिंग में, देन डिसीजन जो भी लिए गए वो सर्कुलेट होंगे टू ऑल डायरेक्टर एंड रेटिफाई होंगे बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड ऑप्शन होना चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, सिंपल सी बात, रूल 3 दे रखा है। एंड ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस, जब भी नोटिस आएगा डायरेक्टर को अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करना है देन वो पहले कम्युनिकेट करेगा चेयरपर्सन या कंपनी सेक्रेटरी के साथ, ताकि कंपनी जो है वो नेसेसरी अरेंजमेंट कर दे, जो मटेरियल्स वगैरह उसको प्रोवाइड कराना है तो वो प्रोवाइड करा दे पहले ही। अगर इंटीमेशन नहीं देगा वो, तो ये एज्यूम किया जाएगा कि वो डायरेक्टर जो है मीटिंग अटेंड करेगा इन पर्सन। ओके, पेनल्टी टू गिव नोटिस, अगर कुछ नोटिस नहीं दिया आपने या फिर कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन किया इस पर्टिकुलर सब सेक्शन का, देन पेनल्टी लगेगी 25,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जिसकी भी ड्यूटी थी इज़ टू गिव नोटिस। ओके, बट उसने नहीं दिया तो 25,000 की सिंपल सी पेनल्टी है। नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 174 जो कि है कोरम फॉर मीटिंग्स। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में ताकि वो बिजनेस ट्रांजैक्ट हो सके। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इस चार्ट से ही समझ लेते हैं। तो कोरम जो है वो होगा 1/3 ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, यानी फॉर एग्जांपल कंपनी में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 10 है तो उसका 1/3 कितना हुआ? 3.33। बट यहाँ पे दे रखा है कि अगर फ्रैक्शंस में आता है देन हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे एज 1। ओके, तो उस केस में क्या होगा? 3.33 तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड 2 डायरेक्टर्स, तो 4 और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज़ हायर, तो 4 हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ कोरम, राइट। यानी कोरम क्या हो जाएगा हमारा? 4 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए एटलीस्ट टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस। और अगर हायर कोरम फिक्स करना चाहे कंपनी देन कर सकती है बट इससे कम नहीं कर सकती। ओके, और पार्टिसिपेट जो करेगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसको भी इंक्लूड किया जाएगा फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कोरम। नेक्स्ट इज अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है इन बोर्ड देन उस केस में क्या होगा? आपका जो नंबर है वो कम हो रहा है, यानी आप जो जितने भी कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स हैं वो कम है, यानी लेस देन कोरम है। देन उस केस में क्या होगा? आपका जो कोरम है वो रिड्यूस हो जाएगा बिलो द लिमिट फिक्स्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013 बट फॉर ओनली 2 पर्पस, यानी आप जो मीटिंग करेंगे वो ओनली 2 पर्पस के लिए होनी चाहिए। या तो आप उस मीटिंग में इंक्रीज़ करेंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू डैट फिक्स्ड फॉर द कोरम, यानी कोरम के लिए जितने रिक्वायर्ड है उतने
आप क्या क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे एडिशनल डायरेक्टर, या फिर आप जनरल मीटिंग बुलाने के लिए वो पर्टिकुलर मीटिंग कर रहे हैं। ओके, यानी कंटिन्यूइंग डायरेक्टर जो है वो एक्ट कर सकते हैं ओनली फॉर दीज टू पर्पसेज, इसके अलावा किसी भी पर्पज़ के लिए वो एक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कोरम इन केस ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर। तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा कोरम में, बट जब भी नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड कर रहे हैं या फिर इक्वल हैं टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, यानी कंपनी में जितने भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें से 2/3 या फिर उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं, देन उस केस में आपका कोरम कितना हो जाएगा, 2। ओके, यानी 2 जो है आपका कोरम हो जाएगा, एटलीस्ट 2 होने चाहिए डायरेक्टर, देन ऑल्सो आप माना जाएगा कि आपका कोरम आ चुका है कंपनी में। ओके, नेक्स्ट इज, अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे डायरेक्टर जो कंपनी जिन सामने ऑपोजिट पार्टी से जो कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट कर रही है वो पर्टिकुलर एंटिटी में हमारा मोर देन 2% ऑफ द शेयर होल्डिंग है, या फिर प्रोमोटर हैं हम, या फिर मैनेजर हैं या सीईओ हैं ऑफ डेट बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, सेकंड इज़, कोई फर्म से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कंपनी एंड हम जो है क्या है उस पर्टिकुलर फर्म में पार्टनर है, ओनर है, मेंबर है। ओके, एज द केस में भी, देन उस केस में हम इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो जाएंगे, यानी किसी भी तरह का रिलेशन नहीं होना चाहिए मेजर। ओके, एंड प्राइवेट कंपनी को ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता, सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता, बस 2 कंडीशन होनी चाहिए, 137 एंड 92 कंप्लाई होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग विच कुड नॉट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम, वो क्या हो जाएगा, एडजर्न हो जाएगी सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, नेक्स्ट वीक अगर नेशनल हॉलीडे है, देन टिल द सक्सीडिंग डे जब नेशनल हॉलीडे नहीं होगा, सेम टाइम सेम प्लेस, सिंपल। एग्जेम्पशन दी गई है टू ओपीसी, ओपीसी पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा रिलेटिंग टू कोरम। और कौन सी ओपीसी, जिसके पास ओनली 1 डायरेक्टर है। ओके, बाकी सारी ओपीसी पे होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ हमने छोड़ दी थी, ये है मॉडिफिकेशन, यानी सेक्शन 8 जो है उसके लिए कोरम क्या होगा, 8 मेंबर या फिर 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज़ लेस, वो हो जाएगा सेक्शन 8 कंपनी के लिए कोरम। ओके, और ये मॉडिफिकेशन अप्लाई तभी होगा अगर सेक्शन 137 एंड सेक्शन 92 में किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ हो। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 175 जो कि है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो इसमें सिंपल सा चार्ट से ही समझ लेते हैं। जो रेजोल्यूशन है सर्कुलेट होगा इन ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्यों बोला, बिकॉज अभी तक वो पास नहीं हुआ है, राइट। तो इन ड्राफ्ट सर्कुलेट होगा विद ऑल नेसेसरी पेपर्स टू ऑल द डायरेक्टर्स मेंबर्स ऑफ द कमिटी। कौन से एड्रेस पे, रजिस्टर्ड विद द कंपनी इन इंडिया, यानी इंडिया का जो एड्रेस उन्होंने डाल रखा है, जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस इंडिया में, वहाँ पे पोस्ट होगा बाय हैंड डिलीवरी, पोस्ट या फिर कुरियर या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स हु हैव एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन। ओके, यानी वो अप्रूव हो जाना चाहिए बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स। नेक्स्ट इज़, अगर 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा चाह रहे हैं कि वो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन जो है डिसाइड हो एट अ मीटिंग, देन वो चेयरपर्सन क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मैटर को मीटिंग में ही डिसाइड करेगा, ना कि रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन के थ्रू रेजोल्यूशन पास नहीं होगा उस केस में। एंड जो भी डिसीजन अगर पास हो जाता है यानी रेजोल्यूशन पास हो जाता है, देन उस केस में क्या होगा, नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी तब उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के जो मिनट्स हैं वो नोट किए जाएंगे एज अ पार्ट ऑफ मिनट्स ऑफ सच मीटिंग। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑडिट कमेटी की, जो कि है सेक्शन 177 एंड विजिल मैकेनिज्म एंड पनिशमेंट वगैरह आएगी इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किस को करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला, एवरी लिस्टेड कंपनी, कोई भी कंडीशन नहीं है, अगर वो कंपनी लिस्टेड है देन ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज, कौन सी, पब्लिक कंपनीज। ओके, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीज़। ओके, तो यहाँ और मोर बट आउटस्टैंडिंग लोन्स के केस में एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीज़ है, तो ये ध्यान रखना है। एंड ये जो अदर पब्लिक कंपनीज में जो लिमिट दे रखी है ये अप्लाई नहीं होती जॉइंट वेंचर को, होली ओन सब्सिडरी को, डोरमेंट कंपनी को। ओके,
और ये लिमिट जो है वो सेम है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर 3 कंटिन्यूस ईयर्स तक हमने ये कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं किया, देन उसके बाद हमें ऑडिट कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इन केस ऑफ दीज 3 लिमिट्स। नेक्स्ट कंपोजिशन क्या होगा? ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो मेजोरिटी में होंगे। नेक्स्ट इज़ वी हैव टू डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी, एंड साथ ही अगर कोई भी तरह का रिकमेंडेशन दिया है ऑडिट कमेटी ने बोर्ड को एंड बोर्ड ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन बोर्ड्स रिपोर्ट अलॉन्ग विद द रीजंस। ओके, नेक्स्ट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी में सिंपल सी चीज़ें रिकमेंड करेगी, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट किसका? ऑडिटर्स का, बिकॉज वो ऑडिट कमेटी है। रिव्यू करेगी और मॉनिटर करेगी ऑडिटर्स की जो इंडिपेंडेंस होती है, उसका जो जजमेंट होता है वो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, एंड उसका परफॉर्मेंस, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें। एंड जो अप्रूवल्स होते हैं वो भी देगी। अप्रूवल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक ओमनीबस अप्रूवल का, जो कि है एक ब्लैंकेट अप्रूवल। ओके, ब्लैंकेट अप्रूवल मतलब एक ही बार में अप्रूवल दे देना जो भी ऐसे टास्क हैं जो रिपीटेटिव है। ओके, यानी बार बार वो होंगे तो बार बार तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अप्रूवल लेंगे नहीं ऑडिट कमेटी का, तो उस केस में क्या होगा? ओमनीबस अप्रूवल दे सकती है ऑडिट कमेटी फॉर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो ओमनीबस अप्रूवल को डिटेल में ही पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ओमनीबस अप्रूवल में क्या क्या हो सकता है? रूल 6A है इसका। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन दे सकती है ऑडिट कमेटी की, इस पर्टिकुलर मैक्सिमम लिमिट तक आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसके बाद आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी ये भी एक तरह का ओमनीबस अप्रूवल है, राइट, कि एक साल में आप इतना मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसका एक साथ में अप्रूवल दे दिया। सेकंड, मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजैक्शन, यानी एक ट्रांजैक्शन में कितनी वैल्यू होनी चाहिए वो। नेक्स्ट इज़ एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ डिस्क्लोजर। जब भी एट द टाइम ऑफ सीकिंग ओमनीबस अप्रूवल जो भी डिस्क्लोजर्स चाहिए होंगे उसका एक्सटेंट एंड मैनर कौन डिसाइड करेगा? ऑडिट कमेटी। रिव्यू एट सर्च इंटरवल्स, यानी हर एक इंटरवल के बाद क्या करना पड़ेगा? रिलेटेड पार्टी का जो भी ट्रांजैक्शन है कंपनी का, उसको रिव्यू करना पड़ेगा एट ईच इंटरवल। वो इंटरवल क्या होगी वो ऑडिट कमेटी के ऊपर है। एंड ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू ओमनीबस अप्रूवल, यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके लिए ओमनीबस अप्रूवल नहीं दिया जा सकता, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ अंडरटेकिंग। ओके, एंड कंसिडर करेगी फॉलोइंग फैक्टर: रिपीटेटिवनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन इन पास्ट और इन फ्यूचर, यानी पास्ट में अगर रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उस केस में वो ओमनीबस अप्रूवल दे सकती है ऑडिट कमेटी, या फिर फ्यूचर में होने वाले हैं देन ऑल्सो वो दे सकती है ओमनीबस अप्रूवल। जस्टिफिकेशन देखेगी कि जस्टिफाई है या नहीं है। नेक्स्ट इज नीड फॉर ओमनीबस अप्रूवल फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ रिपीटेटिव नेचर एंड सच अप्रूवल इज इन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के इंटरेस्ट में होना चाहिए वो पर्टिकुलर अप्रूवल, ऐसा नहीं कि डायरेक्टर के इंटरेस्ट में। नेक्स्ट इज ओमनीबस अप्रूवल में क्या क्या होगा? रिलेटेड पार्टी का नाम, नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कब तक हम वो ट्रांजैक्शन करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट हमारी कहाँ तक जा सकती है, इंडिकेटिव या बेस प्राइस क्या है, एंड उससे ज़्यादा या उससे कम जो वेरिएशन है उसका रीज़न क्या है, एनी अदर इंफॉर्मेशन जो कि रिलेवेंट है एज पर ऑडिट कमेटी। नेक्स्ट इज ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जिनके बारे में अभी हम बता नहीं सकते या फिर डिटेल्स भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, देन उस केस में क्या हो सकता है? ऑडिट कमेटी फॉर ट्रांजैक्शन अप टू 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन। ओके, यानी एक ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ के लिए अप्रूवल दे सकती है। ओके, यानी सब्जेक्ट टू देयर वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज जो ओमनीबस अप्रूवल है वो वैलिड होगा फॉर 1 ईयर। ओके, कौन सा ईयर? फाइनेंशियल ईयर। एंड आफ्टर 1 फाइनेंशियल ईयर फ्रेश अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। और जो ओमनीबस अप्रूवल है वो किसके लिए अप्लाई नहीं होगा? सेलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। ओके, यानी कंपनी अपनी अंडरटेकिंग को सेल कर रही है या फिर डिस्पोज कर रही है, उस केस में ओमनीबस अप्रूवल वाला जो परमिशन थी वो अप्लाई नहीं होगी। एंड अदर कंडीशंस जो भी ऑडिट कमेटी को ठीक लगेगी। और इट इज़ फर्दर प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ ट्रांजैक्शन विच इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन रेफर टू इन सेक्शन 188, जो 188 में है वो वाली की बात नहीं हो रही है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की, उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन है और ऑडिट कमेटी ने उसके लिए अप्रूवल नहीं दिया है तो वो क्या करेगी? रिकमेंड करेगी बोर्ड को। ओके,
एंड अगर ट्रांजैक्शन हो चुका है बाय एनी डायरेक्टर ऑफिसर एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज़, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हो चुका है और ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं लिया गया है और न ही रेटिफाई किया गया है ऑडिट कमेटी से विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, देन उस केस में क्या होगा, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमेटी। यानी ऑडिट कमेटी चाहे तो वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। ओके, ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकती है यानी वॉइड कर सकती है। और जो भी लॉस होगा या डैमेज होगा वो कौन पे करेगा, डायरेक्टर या फिर जो भी कंसर्न पार्टी जिसने वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किया। नेक्स्ट इज ये जो पर्टिकुलर क्लॉज है, ये होल्डिंग एंड होल्डली ओन सब्सिडरी के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है देन उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे अभी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी, जिसमें हमने अप्रूवल तक पढ़ लिया था। अप्रूवल का ये पार्ट था ओमनीबस अप्रूवल। ओके, यानी अप्रूवल्स बहुत सारे होते हैं बट ये ओमनीबस अप्रूवल एक पार्ट था जो दे रखा है रूल 6A में, जो एक तरह का ब्लैंकेट अप्रूवल है, यानी एक बार में ही अप्रूवल दे देना बहुत सारे ट्रांजैक्शन का या फिर एक ट्रांजैक्शन का जो बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज ई पॉइंट, जिसमें दे रखा है स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स या इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए स्क्रूटनी करेगी ऑडिट कमेटी। वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग एसेट्स जो भी है कंपनी के पास उसकी वैल्यूएशन कर सकती है, इवैल्यूएशन कर सकती है IFC एंड RMS यानी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, जब भी कोई कंपनी पैसा रेज करती है पब्लिक से देन उस केस में उसका जो एंड यूज़ है वो अगर फिक्स है देन उस केस में उसको ध्यान रखना है कि वो जो पर्टिकुलर पैसा है वो उसी काम के लिए यूज़ हो रहा है। ओके, यानी वो भी मॉनिटर करेगी ऑडिट कमेटी। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ द ऑडिट कमेटी, तो इसमें चार्ट से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एम्पावर्ड टू कॉल फॉर कमेंट्स, एंड कमेंट्स किसके बारे में, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग जो भी ऑब्जर्वेशन है ऑडिटर के, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओके बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड। तो इन 3 चीज़ों के लिए कमेंट्स बुलवा सकती है ऑडिटर्स से, एंड डिस्कस कर सकती है रिलेटेड इश्यूज़ विद द इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी इनसे डिस्कस भी कर सकती है रिलेटेड इश्यूज़, एंड इन्वेस्टिगेट कर सकती है किन किन चीज़ों में, जो हमने यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी थी इन सब चीज़ों में वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है ऑडिट कमेटी। ओके, यानी उसका राइट है। एंड नेक्स्ट चीज़ दे रखी है, जो ऑडिटर्स हैं कंपनी के एंड जो KMPs है उनके पास क्या है, राइट टू बी हियर्ड। ओके, यानी वो जो बोलेंगे उनको सुना जाएगा मीटिंग में बट उनके पास वोटिंग का कोई राइट नहीं होगा। ओके, व्हेन इट कंसिडर्स द ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो उस केस में राइट टू बी हर्ड होगा बट राइट टू वोट नहीं होगा उनके पास। तो ये MCQs में आ सकता है, तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज विजिल मैकेनिज्म, जो कि बनाया जाता है फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज़, जो कि रिपोर्ट कर सकते हैं अपने जेन्युइन कंसर्न्स टू द डायरेक्टर या फिर जो भी चेयरपर्सन है उसको। डायरेक्टर कौन सा, जो नॉमिनेट किया गया है टू हैंडल ऑल विजिल मैकेनिज्म। ओके, वो कब होगा मैं आगे बताऊंगा। एंड फॉर्मेशन ऑफ विजिल मैकेनिज्म सारी कंपनीज़ को बनाने की ज़रूरत नहीं है, एवरी लिस्टेड कंपनी बनाएगी एंड एवरी प्रेस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज़। पहला, जो भी कंपनी एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, इवन 10 रुपीज़ 1 रुपीज़ का भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर दिया देन ऑल्सो ये केस एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसी कंपनीज़ जो बोरो करती है मनी फ्रॉम बैंक एंड PFI इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़, ओके, यानी 50 करोड़ से ज़्यादा एक्सेस बोरो किया है देन ऑल्सो ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड पर्पस क्या है विजिल मैकेनिज्म का, फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज़ जो रिपोर्ट करेंगे अपने जनरल कंसर्न्स इन द मैनर जो प्रेस्क्राइब किया गया है। ओके, एंड विजिल मैकेनिज्म एंश्योर करेगा एडिक्वेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन जो रिपोर्ट करेगा अपने जेन्युइन कंसर्न्स। ओके, बिकॉज विक्टिमाइजेशन हो सकता है, उसको किसी भी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज कि वो अपने कंपनी के किसी भी कंसर्न को बता रहा है। ओके, यानी उसको जो भी प्रॉब्लम है वो बता रहा है देन उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजिल मैकेनिज्म ऑफ रिपोर्टिंग। तो एस्टेब्लिशमेंट दे रखा है, इसमें दे रखा है सबसे पहले कि यूज़र्स कौन होंगे विजिल मैकेनिज्म के, डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय, जो कि बता दिया, जो क्या करेंगे अपने जेन्युइन कंसर्न्स रिपोर्ट करेंगे। और कंपनीज़, ऐसी कंपनीज जिनके पास ऑडिट कमेटी है तो विजिल मैकेनिज्म कौन देखेगा, वो पर्टिकुलर ऑडिट कमेटी। एंड कमेटी में अगर कोई मेंबर है जिसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है देन उस केस में उस पर्टिकुलर मेंबर को हटा दिया जाएगा एंड बाकी के जो मेंबर हैं वो देखेंगे उस पर्टिकुलर मैटर को। ओके, बिकॉज हो सकता है ना किसी भी
पर्सन ने अपना कंसर्न बताया एंड वो जो कंसर्न उसने जो अपनी प्रॉब्लम बताई वो रिलेटेड है उस पर्टिकुलर मेंबर से जो उस कमेटी का भी मेंबर है। ओके, यानी ऐसा मेंबर जो उस कमेटी का मेंबर है उसके बारे में कुछ रिपोर्ट लिखवाई या फिर उससे कुछ प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, देन उस पर्टिकुलर पर्सन को कमेटी से हटा दिया जाएगा उस पर्टिकुलर मैटर के लिए एंड बाकी के जो मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर कमेटी के वो डिसाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज कंपनीज जिनके पास ऑडिट कमेटी नहीं है, देन उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो नॉमिनेट करेंगे एक ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्टर को जो प्ले करेगा रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। ओके, जो ऑडिट कमेटी संभाल रही थी ना फॉर द पर्पस ऑफ विजिल मैकेनिज्म, वैसे ही अब वो पर्टिकुलर डायरेक्टर संभालेगा। ओके, एंड अदर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज़ जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं अपने कंसर्न को उस पर्टिकुलर नॉमिनेटेड डायरेक्टर को। ओके, एंड डायरेक्ट एक्सेस इन एक्सेप्शनल केसेस, यानी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में डायरेक्ट एक्सेस होगा उनके पास टू द चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी, यानी ऑडिट कमेटी जो है उसके चेयरपर्सन तक डायरेक्ट एक्सेस होगा। एंड अगर ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल नहीं है देन जो डायरेक्टर नॉमिनेट हुआ था उसके पास जा सकता है वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय। ओके, एंड एक्शन अगेंस्ट रिपीटेड फ्रिवलस कंप्लेंट्स अगर आ रही है देन उस केस में सूटेबल एक्शन लेगा वो पर्टिकुलर डायरेक्टर जो नॉमिनेट किया गया है या फिर ऑडिट कमेटी अगर ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल है उस कंपनी पे। डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्स ऑफ विजिल मैकेनिज्म को डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑन वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन है लाइबल टू द पेनल्टी, जो कंपनी है उसको पेनल्टी लगेगी 5 लाख एंड एवरी ऑफिसर है जो भी डिफ़ॉल्ट में है उसको पेनल्टी लगेगी 1 लाख। नेक्स्ट इज नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी यानी एनआरसी एंड स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी एंड पनिशमेंट। ओके, तो एनआरसी में जो एप्लीकेबल है जिन जिन कंपनीज़ पे एप्लीकेबल है तो वो सेम चीज़ें हैं जो ऑडिट कमेटी में थी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में थी, वो सारी चीज़ें सेम है, कॉपी पेस्ट है जस्ट बिकॉज वो रूल ही सेम है। यहाँ पे ये जो रूल दे रखा है रूल 4 सेम उसमें भी यही था, इसमें भी यही है एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी यही था। ओके, तो ये सारी जॉइंट वेंचर पे नहीं होगा ये रूल एप्लीकेबल, सारी चीज़ें वही है, तो आप रीड कर सकते हैं जस्ट। एंड 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक अगर एप्लीकेबल नहीं हुआ प्रेस्क्राइब कंडीशन देन उस केस में एनआरसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से चेंज है कंपोजिशन ऑफ एनआरसी, तो कंपोजिशन क्या होगा, इसमें 3 या 3 से ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे आउट ऑफ विच लेस देन 1/2 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, यानी एनआरसी में 3 या 3 से ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे जिसमें से नॉट लेस देन हाफ, यानी फॉर एग्जांपल 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एनआरसी में, राइट, तो इसमें क्या होगा नॉट लेस देन हाफ, तो इसका हाफ कितना हुआ 1.5, बट हाफ तो कर नहीं सकते तो राउंड ऑफ ही करना पड़ेगा तो 2 हो जाएगा, तो नॉट लेस देन 2 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ओके, तो ये लाइन देख लीजिए, ये लिखा हुआ है शैल कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 1/2 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी 1/2 से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, 1/2 से ज़्यादा ही होने चाहिए। ओके, एंड चेयरपर्सन है जो कंपनी का वो चेयर नहीं करेगा सच अ कमेटी, वो अपॉइंट हो सकता है मेंबर ऑफ द कमेटी। ओके, यानी जो कंपनी का चेयरपर्सन है वो एनआरसी का चेयरपर्सन नहीं होगा बट वो मेंबर हो सकता है एनआरसी का। एंड फंक्शंस क्या क्या होंगे इस एनआरसी के, क्राइटेरिया डिसाइड करेगी, क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर्स, रिकमेंड करेगी पॉलिसीज़ रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए डायरेक्टर्स का, यानी सेम जो चीज़ें ऑडिट कमेटी करती थी ऑडिटर्स के लिए उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें सेम एनआरसी करेगी डायरेक्टर्स के लिए। ओके, यानी सेम वही चीज़ें बस ये डायरेक्टर के लिए काम करती है। एंड रिकमेंड करेगी अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, मैनर ऑफ फॉर इफेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिसीज़ फ्रेम करेगी, डिस्क्लोजर रिगार्डिंग पॉलिसीज़, मतलब जो भी पॉलिसी उसने बनाई है वो डिस्क्लोज होगी कहाँ पे, बोर्ड्स रिपोर्ट में एंड साथ ही साथ कंपनी की वेबसाइट पे इफ़ एनी। ओके, और अगर कुछ चेंज भी हुआ है पॉलिसी में देन ऑल्सो वो रिपोर्ट करेगी। एंड इसमें पैरामीटर्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी में 3 पॉइंट है, लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ रेम्यूनरेशन जो है वो रीजनेबल होना चाहिए एंड सफिशिएंट होना चाहिए टू मोटिवेट डायरेक्टर, यानी इतना पैसा देना है उनको कि वो मोटिवेटेड रहें। एंड रिलेशनशिप ऑफ रेम्यूनरेशन एंड परफॉर्मेंस क्लियर होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई डायरेक्टर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है दैन उसको ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिल रहा है, कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको कम रेम्यूनरेशन मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर, केएमपी,
इन्वॉल्व्स बैलेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड इंसेंटिव पे। फिक्स्ड होना चाहिए पर्टिकुलर अमाउंट, बट इंसेंटिव पे भी होना चाहिए ताकि वो शॉर्ट एंड लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें एंड कंपनी के गोल्स को भी अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज अटेंडिंग ऑफ जनरल मीटिंग, यानी जो चेयरपर्सन होगा कंपनी का नहीं, एनआरसी का जो चेयरपर्सन होगा या फिर उसके एब्सेंस में कोई मेंबर होगा कमेटी का, वो ऑथराइज्ड है, कहाँ जा सकता है वो कंपनी की जनरल मीटिंग को अटेंड करने। ओके, नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। तो ये पर्टिकुलर कमेटी कब बनानी पड़ेगी, जब कंपनी के पास जो शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स या फिर एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स एट एनी टाइम मोर देन 1000 हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे एट एनी टाइम दे रखा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आते हैं, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स या फिर एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मोर देन 1000 हो जाते हैं, देन उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, जिसका जो चेयरपर्सन है वो कौन होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एंड उसके पास अदर मेंबर्स होंगे एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड। ओके, यानी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए एंड वो पर्टिकुलर कमेटी करेगी या रिजॉल्व करेगी ग्रीवेंसेस ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर्स, यानी जो सिक्योरिटी होल्डर्स हैं उनके ग्रीवेंसेस जो भी है उनको प्रॉब्लम्स वो रिजॉल्व करेगी एंड वो प्रोटेक्ट करेगी इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स। ऐसा नहीं है कि ओनली शेयर होल्डर्स का प्रोटेक्ट करेगी इंटरेस्ट, सारे सिक्योरिटी होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स जो हैं, डिपॉजिट होल्डर्स, सारी सिक्योरिटी होल्डर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। एंड चेयरपर्सन जो है ऑफ सच कमेटी या फिर उसका एब्सेंस में कोई भी कमेटी मेंबर जो जा सकता है चेयरपर्सन के बिहाफ पे एट जनरल मीटिंग। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे दे रखा है चेयरपर्सन ऑफ कमिटी टू अटेंड जनरल मीटिंग, जैसे कि मैंने बताया। नेक्स्ट इज पेनल्टी दे रखी है फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 178। सेक्शन 178 कौन सा है, ये जो पर्टिकुलर अपन पढ़ रहे हैं एनआरसी वाला एंड एसआरसी वाला, दोनों ही केस में दे रखा है। कंपनी लायबल होगी फॉर पेनल्टी 5 लाख एंड एवरी ऑफिसर जो भी डिफॉल्ट में है 1 लाख। ओके, एंड अगर एसआरसी इन गुड फेथ रिजॉल्व नहीं कर पा रही है, यानी रियल में उसको वो जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता एंड एसआरसी नहीं कर पा रही है इन गुड फेथ, देन उस केस में उसको कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा। ओके, एग्जेम्पशन दे रखा है सेक्शन 8 कंपनी को एंड वही कंडीशन है 137 एंड 92 कंप्लाई होने चाहिए। एंड ये जो पर्टिकुलर पनिशमेंट हमने पढ़ी पेनल्टी, ये वहाँ पे भी थी सेक्शन 177 में। ओके, जो ऑडिट कमेटी का सेक्शन था उसमें भी सेम थी सेक्शन 177, इसमें भी यही है। कंपनी की लाइबिलिटी है यानी कंपनी की पेनल्टी है 5 लाख एंड एवरी ऑफिसर जो डिफ़ॉल्ट में है उसकी 1 लाख। ओके,